हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 10वां है। यहां पर हम लोग मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग मानव बस्ती यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ने वाले हैं। देखिए, मानव इतिहास के आरंभिक काल में मानव जो था वो घुमक्कड़ी प्रकृति का था। यानी कि मानव अपने भोजन और शिकार की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता था। मानव के पास उस समय स्थायी आवास नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे मानव का बुद्धि का विकास होता गया, मानव का क्रमिक विकास हुआ है, तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया है। उसके बाद फिर मानव ने जो है कुछ अहिंसक जंगली जानवर थे, उनको अपना पालतू बनाया है। जब मानव ने जानवरों को अपना पालतू पशु बना लिया है, फिर मानव के सामने एक संकट ये हो गया कि उन जानवरों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकता था, क्योंकि जानवरों को उसे चारा भी डालना है, खाना भी खिलाना है। तो उसे फिर मजबूरी बन गई है कि एक स्थान पर उसको स्थायी रूप से रहकर खेती बाड़ी करनी होगी, जिससे कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और जानवरों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। तो मानव ने जो है एक स्थान पर टिक कर रहना स्टार्ट कर दिया है और वहीं से मानव ने बस्तियों का निर्माण आरंभ कर दिया है। तो मानव बस्ती का जो आरंभ है उसी समय से माना जाता है। तो एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ है उसे मानव बस्ती कहा जाता है। और किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का जो रूप है उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के आपने अगर घर देखे हों तो वहाँ के घर लकड़ी से बनाए जाते हैं। अधिकांश घर वहाँ पर लकड़ी से बनाए जाते हैं और उन घरों की जो छतें होती हैं वो ढालूनुमा होती हैं, जिससे कि जब भी वहाँ पे बर्फ पड़े तो बर्फ छत पर जमा ना हो, बर्फ नीचे की तरफ उतर आए। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदले जा सकते हैं, परंतु बस्तियां जो हैं समय और स्थान के साथ लगातार बसती रहेंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आरंभिक मकान होते थे वो घास फूस के बनाए जाते थे। फिर मानव ने घास फूस के साथ जो लिपी हुई मिट्टी है या गीली मिट्टी है उसको लेप करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद फिर मानव ने जो है जो कच्ची ईंटें होती हैं उनसे मकान बनाए हैं। अब जो है सीमेंटेड मकान बनाए जाते हैं, यानी कि जो आपने देखा होंगे पक्के मकान जिन्हें कहा जाता है, पक्के मकान बनाए जाते हैं। तो मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदले जा सकते। कार्य बदलने का मतलब क्या है कि पहले जो मकान होते थे वो केवल निवास स्थान के रूप में होते थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि रोड साइड जिनके मकान होते हैं वो सब व्यक्ति यही सोचते हैं कि बाहर की तरफ हमारी दुकानें हों, जिससे कि हम अपना व्यवसाय या व्यापार भी कर सकें और अंदर हमारा निवास भी बना रहे। तो मकानों के कार्य बदले जा सकते हैं, लेकिन बस्तियां जो हैं समय और स्थान के साथ लगातार बसती रहेंगी। कुछ बस्तियां जो होती हैं वो अस्थायी प्रकार की होती हैं, जिनमें जो निवास है कुछ ही समय के लिए, जैसे कि ऋतु के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा जो पशुचारक होते हैं, तो पशुचारक जो है एक ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ उनको चारा उपलब्ध रहता है उनके पशुओं के लिए, तो वहाँ वहाँ अपना डेरा डाल लेते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी अस्थायी बस्तियां बना लेते हैं। बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय द्विभाजन। देखिए, बस्तियों का जो नगरीय और ग्रामीण जो विभाजन है इसका मापदंड जनसंख्या हो सकती है, लेकिन जनसंख्या जो है सर्वव्यापी मापदंड नहीं है। इसका कारण यहाँ पर दिया गया है। कारण ये दिया गया है कि भारत और चीन में ऐसे कई गांव हैं जहाँ की जनसंख्या जो है पश्चिमी यूरोप और यूएसए के नगरों से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या नगरीय और ग्रामीण विभाजन का आधार नहीं हो सकती है। वर्तमान समय में ग्रामों और शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के जो निवासी हैं इनका मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों से संबंधित होता है। वहीं ग्रामों में रहने वाले जो निवासी हैं उनका मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियों से संबंधित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में जो विभाजन किया गया, ग्रामीण और शहरी विभाजन किया गया, ग्रामीण या नगरीय विभाजन किया गया, उसका आधार यह है कि नगरों या शहरों के जो निवासी होते हैं उनमें से अधिकांश लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लगे होते हैं, जबकि जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं उनमें से अधिकांश लोग जो हैं प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, यानी कृषि कार्यों में या जमीन से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए होते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों द्वारा किए गए कार्यों के पदानुक्रम में समरूपता नहीं है। जैसे बताया गया, पदानुक्रम का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कुछ काम अपने भारत में बहुत अच्छे माने जाते हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर में उन कामों को बहुत निकृष्ट या फिर निचले स्तर का माना जाता है। जैसे बताया भी गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, जबकि भारत में यह नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब यह ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के जो कार्य हैं, तो कार्यों में भी अगर देखेंगे तो एक देश से दूसरे देश में उनके पदानुक्रम में अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर भारत में नगरीय बस्ती की परिभाषा बताई गई है। तो 1991 की जो भारतीय जनगणना हुई है, इस जनगणना में नगरीय बस्ती को परिभाषित किया गया है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि सभी स्थान
जहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, छावनी यानी कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति, जिसको नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी कहते हैं, ये हो, या फिर कम से कम 5,000 व्यक्ति वहाँ निवास करते हों और वहाँ की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, इन द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में संलग्न हो, और जनसंख्या का जो घनत्व है ये 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो या इससे ज़्यादा हो, तो ऐसे स्थान या क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहा जाएगा। तो हमारे यहाँ 1991 की जो भारतीय जनगणना हुई है, इसमें नगरीय बस्ती की यही परिभाषा दी गई है। और देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कई बार ये परीक्षा में, यूपीएससी परीक्षा में पूछी गई है, इसमें से प्रश्न बना है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेट पीसीएस में भी, एक दिवसीय एग्जाम में भी इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम क्या हो, कम से कम 5,000 व्यक्ति निवास करते हो, 75% जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, और जनसंख्या का घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो या उससे ज़्यादा हो, तभी उस क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहा जाएगा। नगरीकरण में ही उपनगरीकरण आ जाता है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो भारत के शहर हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, वो रहने लायक नहीं रह गए हैं। यानी वहाँ पर पर्यावरणीय संकट है, हरियाली वगैरह भी यहाँ पर कम है, वातावरण दूषित है। इसके अलावा उन जगहों पर आवास की भी कमी है। तो आप लोग देखते होंगे कई ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करने के लिए शहर में जाते हैं, लेकिन अपना जो आवास है वो शहर से दूर बनाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, लेकिन आवास जो है शहर से दूर बनाते हैं। तो ऐसे लोग जो है हरियाली वाले स्थानों को चुनते हैं और वहाँ पर अपना आवास बनाते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति को उपनगरीकरण कहा जाता है। तो यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ और खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो इसे उपनगरीकरण कहा जाता है। आगे यहाँ पर बस्तियों के प्रकार और उनके प्रतिरूप बताए गए हैं। बस्तियों का वर्गीकरण जो है उनकी आकृति और प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आकृति के आधार पर बस्तियाँ, तो इसमें है संहत बस्ती यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। देखिए, इस प्रकार की बस्तियाँ वे बस्तियाँ होती हैं जिनमें मकान जो हैं एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, और इस तरह की जो बस्तियाँ हैं इनका विकास नदी घाटियों के सहारे या फिर उपजाऊ मैदानों में होता है, और यहाँ पर रहने वाला जो समुदाय है ये एक साथ मिलकर रहता है और इनके व्यवसाय भी समान होते हैं। दूसरे प्रकार की बस्तियों में आ जाती हैं अपनी प्रकीर्ण बस्तियाँ। प्रकीर्ण बस्तियों में मकान जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं और प्राय ये खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इन्हें जो है एक सांस्कृतिक आकृति जैसे कि पूजा स्थल या फिर बाजार इन बस्तियों को एक साथ जोड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण बस्ती के बारे में बात की गई है, यानी कि रूरल सेटलमेंट के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रामीण परिवेश के अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो ये बस्तियाँ जो हैं प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती हैं, और यहाँ के जो निवासी हैं अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, यानी कि खेती बाड़ी के कामों में लगे होते हैं। इन बस्तियों का जो आकार है ये भी छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। सबसे पहला कारक है जल आपूर्ति। देखिए, प्राचीन काल से ही लोग उन स्थानों पर बसते हैं जहाँ पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। तो प्राचीन काल में भी लोग जो जल के स्रोत थे, जैसे नहर हैं, नदियाँ हैं, जलाशय वगैरह हैं, उनके समीप बसना पसंद करते थे। तो साधारणतः ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों या जल राशियों जैसे कि नदियाँ, झीलें, झरनों, इनके समीप बनाई जाती हैं, जिससे कि जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा कारक है यहाँ पर भूमि। देखिए, मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त या फिर उपजाऊ हो। तो मनुष्य जो है उन जगहों को वरीयता देता है। यही कारण है कि जो गंगा घाटी है या गंगा का मैदान है या फिर जो नदी घाटियाँ हैं वो सघन बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है। तो इसी वजह से यहाँ पे बसावट भी सघन देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर भूमि के बारे में कंपेयर किया गया है। जैसे यूरोप के जो लोग हैं, तो यूरोप में दलदली क्षेत्र और निचले क्षेत्र में यहाँ के लोग बस्तियाँ नहीं बसाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग और तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियाँ बसाते हैं, जो कि उन्हें नम चावल की खेती के लिए सहायक होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यूरोप के जो लोग हैं वो दलदली और निचले क्षेत्रों में अपनी बस्तियाँ नहीं बसाते हैं, जबकि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के लोग हैं, चूँकि यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये लोग जो हैं अपनी बस्तियाँ या तो नदी घाटियों के निम्न भाग में बसाते हैं या फिर तटवर्ती मैदानों के निकट बसाते हैं। तीसरा है यहाँ पर उच्च भूमि के क्षेत्र। देखिए, मानव ऐसे क्षेत्र चुनता है जहाँ पर कम से कम क्षति हो, बाढ़ वगैरह कम आए या फिर अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना वहाँ पर कम करना पड़े। तो मानव बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए ऊंचे क्षेत्रों को चुनता है। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियाँ नदी वेदिकाओं या फिर तटबंधों पर बसाई जाती हैं, क्योंकि नदी वेदिकाएँ या तटबंध जो हैं ये ऊंचे भाग होते हैं और यहाँ पर यदा कदा ही बाढ़ आ पाती है, यदा कदा ही बाढ़ का पानी यहाँ पर तक
पहुंच पाता है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग जो है अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, दक्षिण पूर्व एशिया के जो लोग हैं वो अपने मकान जो है दलदली क्षेत्रों में स्तंभों पर बनाते हैं, ताकि जो जीव जंतु हैं वो उनके मकानों में ऊपर की तरफ ना चढ़ें। चौथा है यहाँ पर गृह निर्माण सामग्री। देखिए, जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ पर मनुष्य अपनी बस्तियाँ आसानी से बसा लेते हैं। तो जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य जो है वहीं पर अपनी बस्तियाँ बसाता है। जैसे वनों की बात करें तो वनों को काटकर प्राचीन गांव को बनाया गया था, जहाँ पर लकड़ी की बहुतायत थी। यहाँ पे कुछ क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं और वहाँ के निवासियों की जो बस्तियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि चीन का जो लोयस क्षेत्र है, यहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे। अफ्रीका के सवाना प्रदेश में जो है लोग कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो, ध्रुवीय क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको एस्किमो कहा जाता है। ये हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते हैं, यानी बर्फ के इनके घर होते हैं। इस तरह के इनके बर्फ के घर होते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। पांचवा कारक है सुरक्षा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, चाहे वो राजनीतिक अस्थिरता से सुरक्षित रहे, युद्ध से सुरक्षित रहे, या फिर कोई अन्य प्रकार के उपद्रव हो, उन सबसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो लोग शांतिप्रिय स्थानों पर अपना बसाव करना पसंद करते हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या फिर पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांव को जो है सुरक्षात्मक पहाड़ियों या फिर द्वीपों पर बसाया जाता है। जैसे नाइजीरिया में जो खड़े इंसेलबर्ग हैं, इंसेलबर्ग के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इंसेलबर्ग एक प्रकार का पर्वत होता है जिसका जो पर्वत पद है वो नहीं होता है, एकदम खड़े हुए पर्वत होते हैं इस तरह के, तो उन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। तो नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग ये अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में अधिकतर जो शासक हुए हैं उन शासकों ने अपने जो दुर्ग बनाए हैं वो ऊंचे स्थानों पर या पहाड़ियों पर बनाए हैं, ताकि दूर से ही दुश्मन पर नजर रखी जा सके। छठवां है यहाँ पर नियोजित बस्तियाँ। नियोजित का मतलब है प्लानिंग करके बस्ती बसाना। इस तरह की जो बस्तियाँ होती हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा बसाई जाती हैं। सरकार जो है अधिकृत की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि आवास, पानी या फिर जो अन्य अवसंरचनाएं, सड़क वगैरह है, स्ट्रीट लाइट वगैरह है, इन सबको उपलब्ध कराकर यहाँ पर बस्तियों को विकसित करती है। यानी नियोजित बस्तियाँ जो होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बसाई जाती हैं। जैसे बताया गया है कि इथियोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना और भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप बताए गए हैं, यानी रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स यहाँ बताए गए हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप दर्शाते हैं कि मकानों की स्थिति किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है और इनका वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले है यहाँ पर विन्यास के आधार पर। देखिए, विन्यास के आधार पर जो बस्तियाँ होती हैं उनमें मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम आ जाते हैं। सेकंड है कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर इसमें कृषि ग्राम आ जाते हैं, मछुआरों के ग्राम आ जाते हैं, लकड़हारों के ग्राम आ जाते हैं, लकड़हारों का मतलब लकड़ी काटने वाले, पशुपालक के ग्राम आ जाते हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। तीसरा है बस्तियों की आकृति के आधार पर। देखिए, इसमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियां हो सकती हैं, जैसे रैखिक प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप का मतलब है एक सीधी रेखा में बसावट करना। तो इसमें मकान जो है सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे या फिर तटबंधों पर स्थित होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये रैखिक प्रतिरूप है। दूसरा है इसमें आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें जो सड़कें हैं वो आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं इमेज में, एक चौक पट्टी प्रतिरूप जो है एक आयताकार प्रतिरूप है। अगर हम प्राचीन नगरों में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर जो थे वहाँ पर आयताकार प्रतिरूप था, यानी उन नगरों में जो है सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थीं। इसमें तीसरा है वृत्ताकार प्रतिरूप। देखिए, इस प्रकार के गांव जो हैं झीलों या फिर तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। जैसे बीच में यहाँ पर क्या है, बीच में कोई तालाब है, इसके चारों ओर बस्ती बस जाती है, तो इस तरह जो प्रतिरूप बनेगा ये वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गांव इस योजना से भी बसाए जाते हैं कि उनका जो बीच वाला पोर्शन है, मध्य भाग है, खुला रहे, जिसमें पशुओं को सुरक्षित रखा जाए ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित बने रहें। कई बार क्या होता है, कई बार लोग जो हैं अगर आसपास के क्षेत्रों में जंगल ज़्यादा हैं, जंगली पशुओं का आतंक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पालतू पशुओं को बचाने के लिए इस तरह से बस्ती डिजाइन करते हैं कि वृत्ताकार बस्ती होती है,
बीच वाले पोर्शन में ये लोग अपने पशु को रखते हैं ताकि पशु जंगली जानवरों से सुरक्षित बने रहें। चौथा है यहाँ पर तारे के आकार का प्रतिरूप। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वृत्ताकार प्रतिरूप है, जहाँ पर कई सारे मार्ग आकर मिल जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का तारे के आकार का प्रतिरूप विकसित होता है। जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सारे मकान बन जाते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ विकसित होती हैं। अगला है यहाँ पर टी आकार, वाई आकार या क्रॉस आकार। देखिए टी आकार की जो बस्तियाँ हैं ये सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। इस सड़क का जो तिराहा है इस तरह का, तो वहाँ पर टी आकार की बस्तियाँ विकसित होती हैं। वाई आकार की बस्तियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर दो सड़कें, इस तरह से दो सड़कें जो हैं किसी एक सड़क में जाके मिल जाती हैं, तो वहाँ पर जो है वाई आकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। क्रॉस आकार की बस्तियाँ चौराहों पर प्रारंभ होती हैं, जहाँ चौराहे से चारों दिशा में बसाव आरंभ होता है, वहाँ पर क्रॉस आकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। अगला है यहाँ पर दोहरे गाम। दोहरे गाम का मतलब क्या है कि नदी या फिर नदी पर पुल या फिर फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विकास होता है। जैसे नदी पर कोई पुल बन जाए तो पुल के इस साइड में बस्ती बन जाए, उस साइड में बस्ती बन जाए, तो इस तरह की बस्तियों को दोहरे ग्राम कहा जाता है। अब यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं बताई गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की जो संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है और इनका जो आधारभूत ढांचा है ये भी अविकसित है। यानी इन गाँवों में आज भी बिजली, पानी, सड़क, इन सब की दिक्कत है, स्वास्थ्य सेवाएं इनमें नहीं है। विकासशील देशों में इन बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। जल जनित बीमारियां जैसे कि हैजा, पीलिया, ये सब इसमें सामान्य बात है। दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ और सूखे से ग्रस्त हैं, तो इन गाँव में भी अक्सर बाढ़ या सूखा का सामना इन्हें करना पड़ता है। शौच घर और कूड़ा घर निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं। यानी आज भी सरकार भले कितना भी प्रयास कर ले हर घर टॉयलेट बनवाने का, फिर भी आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी खेतों में जाते हैं, या फिर अगर वहाँ पे टॉयलेट वगैरह बन भी गई हैं तो वहाँ प्रॉपर नालियाँ नहीं हैं। तो नालियाँ ना होने की वजह से या फिर कचरे का निस्तारण ना करने की वजह से लोग किसी एक स्थान पर कचरा वगैरह डालते रहते हैं या फिर नाली का पानी जो है तालाब वगैरह में छोड़ते रहते हैं। तो ऐसे करके वहाँ पे बीमारियाँ या गंदगियाँ फैलती रहती है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं। मकान जो है मिट्टी, लकड़ी और छप्पर के बनाए जाते हैं। उन्हें भारी वर्षा और बाढ़ के समय काफ़ी नुकसान पहुँचता है और हर साल उनकी रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर मकानों में उपयुक्त संवादन यानी वेंटिलेशन नहीं होता है। वेंटिलेशन का मतलब जो वायु है, वायु का आवागमन अच्छे से नहीं होता है। और एक ही मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत के अधिकांश जो ग्रामीण परिवेश हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे मकान होते हैं उन्हीं मकानों में मानव का निवास भी होता है, उन्हीं में जो उनके पालतू पशु हैं वो भी उसमें निवास करते हैं। कच्ची सड़क और आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। यानी यहाँ पर आप लोग देखते होंगे यहाँ पर अधिकांश गाँव में कच्ची सड़क देखने को मिलती है। हालांकि अब भारत में ऐसा नहीं है, भारत में अधिकांश गाँव में पक्की सड़कें बन गई हैं, फिर भी कच्ची सड़क हैं और आधुनिक जो संचार के साधन हैं वो इन गाँव तक नहीं पहुँच पाए हैं। अब यहाँ पर नगरीय बस्तियों के बारे में बात की गई है। देखिए, तीव्र नगरीय विकास एक नवीन परिघटना है, यानी कि नूतन परिघटना है। नगरीकरण से तात्पर्य एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या है इसमें आनुपातिक वृद्धि से है। यानी किसी देश की नगरीय क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें अगर आनुपातिक वृद्धि होती है तो उसे नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या जो है लगभग सन 1810 ईस्वी में 10 लाख तक हो गई थी। यानी कि आधुनिक समाज में लंदन को प्रथम नगरीय बस्ती माना जाता है। 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। सन 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी, नगरीय बस्तियों में निवास करती थी। जबकि वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में यहाँ पर 2017 का आंकड़ा दिया गया है कि वर्तमान समय में 54% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। अब देखिए, यहाँ पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगरीय क्षेत्रों की जो परिभाषा है एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। तो सबसे पहले है जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने जनसंख्या के आकार को मापदंड बनाया है। तो जैसा कि भारत के संदर्भ में आप लोग जानते हैं कि भारत के संदर्भ में किसी नगर को परिभाषित करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, 5000 से ऊपर मानवों का निवास होना चाहिए, 75% से ज़्यादा जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए और 400 से ऊपर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। तो नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में जो है 1500 है। यानी कोलंबिया में एक नगर में 1500 व्यक्ति होने चाहिए, तब वो नगर घोषित होगा। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000 है।
यूएसए और थाईलैंड में 2500 है और भारत में 5000, जबकि जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी यानी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और साथ ही साथ गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है। तभी किसी स्थान को, किसी गांव को नगर घोषित किया जाता है जब वहां पर 5,000 से ऊपर मनुष्य निवास करते हों, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व हो और वहां की 75% जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। यहाँ पर कुछ यूरोपीय देशों की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में किसी क्षेत्र में अगर 250 या उससे ज़्यादा व्यक्ति निवास करते हैं तो उसे नगर घोषित कर दिया जाएगा। आइसलैंड में न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य होनी चाहिए, जबकि कनाडा, वेनेजुएला में यह संख्या 1000 व्यक्ति होनी चाहिए। दूसरा कारक है व्यावसायिक संरचना। जैसे भारत जैसे कुछ देश हैं, इटली जैसे कुछ देश हैं, तो वहाँ पर नगरों का एक मानक व्यवसायिक संरचना भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हमारे यहाँ किसी क्षेत्र में 75% से ज़्यादा जनसंख्या जो है, 75% लोग जो हैं गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं, तो वो नगर मानक के लिए आ जाएगा। तो भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। इटली की बात करें तो इटली में उस बस्ती को नगरी कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। जैसे हमारे यहाँ 75% का मानक रखा गया है, वैसे इटली में यहाँ पर 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का मानक नगर के लिए रखा गया है। तीसरा है यहाँ पर प्रशासन। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने 1991 की जो जनगणना थी उसमें जो नगर की परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अनुसार भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ पर नगरपालिका हो, छावनी बोर्ड हो या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो तो उसे जो है नगर घोषित किया जाता है। वहीं लैटिन अमेरिका के देशों की बात करें तो लैटिन अमेरिका के देश ब्राज़ील और बोलीविया में जनसंख्या का जो आकार है ये ध्यान में नहीं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। यानी कि ब्राज़ील और बोलीविया में क्या है कि वहाँ पर जनसंख्या आकार नहीं देखा जाता है, अगर वहाँ पर कोई प्रशासकीय केंद्र है तो उसे नगर माना जाता है। चौथा कारक है यहाँ पर स्थिति यानी लोकेशन। देखिए, नगरीय केंद्रों की जो स्थिति है ये उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। जैसे बात करें, अगर कोई शहर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से या फिर कह सकते हैं मनोरंजन के पर्पज़ से बनाया गया है तो वहाँ की जो स्थिति होगी वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या फिर समुद्री पत्तन नगर की आवश्यक स्थितियों से वहाँ की स्थिति अलग होगी। ऐसे यहाँ बताया गया है कि जो सामरिक नगर हैं, सामरिक का मतलब जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है। तो सामरिक नगरों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा मिले ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आवश्यक खनिज उपलब्ध हों। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन या कच्चा माल उपलब्ध हो। पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या सामुद्रिक तट, औषधि जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष, तो ये पत्तन के लिए पोताश्रय का होना। तो ये सब बताया गया, कंडीशन बताई गई। अगर ऐसे ऐसे नगर हैं तो उनके लिए ये चीज़ें होना आवश्यक हैं। प्राचीन नगरीय बस्तियों की जो स्थिति थी वो जल, गृह निर्माण सामग्री और उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर करती थी। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया है, नगरीय बस्तियाँ जो कहीं भी विकसित हो सकती हैं, भले वहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हों। यानी वहाँ पर भले जल ना हो, गृह निर्माण की सामग्री ना हो, उपजाऊ भूमि ना हो, फिर भी वहाँ पर बस्तियाँ विकसित हो सकती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो यूएई और सऊदी अरब में जो बस्तियाँ डेवलप की जा रही हैं वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि वहाँ की जो बस्तियाँ डेवलप की जा रही हैं वो तकनीक के दम पर डेवलप की जा रही हैं। ना तो वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, ना ही वहाँ पर पीने के योग्य पानी है, फिर भी वहाँ पर बस्तियाँ डेवलप की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? क्योंकि वहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित हैं उनका विकास तेजी से हो रहा है। अब यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों के कार्य बताए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा और धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में सुरक्षा और धर्म का जो कार्यात्मक विधिकरण के रूप में महत्व है ये कम हो गया है। लेकिन कई अन्य कार्य जैसे कि मनोरंजन, यातायात, खनन निर्माण, आवासीय और सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ विशिष्ट कार्य जो हैं ये नगरों में संपन्न होते हैं और इनका महत्व अब बढ़ गया है। यहाँ पर नगरों और शहरों का वर्गीकरण किया गया है। ये कुछ इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले है प्रशासनिक नगर। देखिए, प्रशासनिक नगर वो नगर होते हैं जहाँ पर राष्ट्रों की राजधानियाँ होती हैं और जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, तो उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे कि नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन इत्यादि ये प्रशासनिक नगर हैं। हालांकि कुछ राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। जैसे यूपी के संदर्भ में देखा जाए तो लखनऊ है, तो लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है।
बिहार की राजधानी पटना है तो ये क्या है, प्रशासनिक नगर बोले जाएंगे। तो उदाहरण के लिए विक्टोरिया जो है ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का प्रशासनिक नगर है, अल्बनी न्यूयॉर्क का है, चेन्नई जो है तमिलनाडु का है। सेकंड है यहाँ पर व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। देखिए इन नगरों में व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियाँ की जाती हैं तो उन आधार पर ये नगर फेमस होते हैं। जैसे कृषि बाजार कस्बे, जैसे विनिपेग और कंसास नगर जो हैं ये कृषि बाजार के कस्बे के रूप में फेमस हैं। बैंकिंग और वित्तीय कार्य करने वाले नगर जैसे फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम। विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस, और परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद और आगरा, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहे हैं। थर्ड है यहाँ पर सांस्कृतिक नगर। जैसा कि आप लोग जानते हैं इनका संबंध कल्चर से है। तो तीर्थ स्थान जैसे कि जेरूसलम है, मक्का है, जगन्नाथपुरी है, बनारस है, मथुरा है, ये सब क्या है, सांस्कृतिक नगर हैं। इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य और मनोरंजन। तो स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए मियामी और गोवा का जो पणजी है ये फेमस है। औद्योगिक नगरों में पिट्सबर्ग, जमशेदपुर आ जाता है। खनन में ब्रोगन हिल और धनबाद जैसे नगर आ जाते हैं। परिवहन में सिंगापुर और मुगलसराय जैसे नगर जो हैं ये सम्मिलित किए जाते हैं। अब आगे यहाँ पर आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार की या फिर अर्धचंद्राकार या चापाकार हो सकती है। किसी भी नगर की जो आकृति है, वास्तुकला है और भवनों की जो शैली है ये वहाँ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। यानी वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ की जो कल्चर है, उससे वहाँ के नगर की जो आकृति है, वास्तुकला है या फिर भवनों की जो शैली है, इससे प्रभावित होती है। विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की जो उत्पत्ति है वो ऐतिहासिक है और इन नगरों की जो आकृति है वो अनियमित है। यहाँ पर कुछ नियोजित नगरों के नाम दिए गए हैं, जैसे चंडीगढ़ है, कैनबरा है, ये नियोजित नगर हैं। यहाँ पर अदीस अबाबा के बारे में बात की गई है। अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। अदीस का मतलब होता है नया और अबाबा का मतलब है पुष्प। तो इथोपिया की राजधानी नगर जो है अदीस अबाबा एक नया नगर है। इसकी स्थापना सन 1878 में हुई थी। यहाँ पर पूरा का पूरा जो नगर है ये पर्वतीय घाटी इस्त्राकृति पर स्थित है। सड़कों का जो प्रारूप है यहाँ पर ये स्थानीय धरातल से प्रभावित है। मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार है जिसके विषय में मानता ये है कि उत्तर में ये काहिरा और दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच में ये सबसे बड़ा बाजार है। देखिए यहाँ के बाजार का नाम मरकाटो है। तो मरकाटो बाजार जो उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच में सबसे बड़ा बाजार पड़ता है। इसके अलावा अदीस अबाबा यूनिवर्सिटी वगैरह भी है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह भी हैं। तो अदीस अबाबा जो है शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जिबूती अदीस अबाबा रेलमार्ग का अंतिम स्टेशन है। बोले हवाई अड्डा एक नया हवाई अड्डा है और इस नगर में तेजी से विकास भी हुआ है क्योंकि ये इथोपिया के मध्य में स्थित है। सेकंड है यहाँ पर कैनबरा। देखिए कैनबरा नगर की योजना जो है ये अमेरिकन वास्तुविद हैं, यानी अमेरिकन आर्किटेक्ट हैं, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। तो इन्होंने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की रूपरेखा तैयार की थी। भूतरस की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की गई थी। इसमें स्टार्टिंग में जब इस नगर की कल्पना की गई थी तो यहाँ पर 25,000 निवासियों के रहने के लिए इसकी कल्पना की गई थी। इस नगर में 5 मुख्य केंद्र हैं और प्रत्येक के अलग अलग कार्य थे। अब यहाँ पर नगरीय बस्तियों के प्रकार बताए गए हैं। देखिए नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं और उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती हैं। सबसे पहले है नगर, जिसको टाउन कहा जाता है। तो टाउन या फिर कस्बा जो है, नगर या फिर कस्बा इसको कह देते हैं, ये गांव से थोड़े आकार में बड़े होते हैं। इन नगरों की अगर बात करें तो नगरों और गांव में जो कार्य हैं, कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नगर या कस्बे जो है गांव का ही एक थोड़ा सा बड़ा रूप है, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे कि निर्माण, खुदरा, थोक व्यापार और व्यावसायिक सेवाएं जो हैं ये नगरों में ही विद्यमान होती हैं। दूसरा है शहर या सिटी। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं लेविस ममफोर्ड। तो इनके शब्दों में वास्तव में शहर उच्च और अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। इन्होंने परिभाषा दी है शहर की। शहर जो है नगरों से बड़े होते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो शहर का मतलब क्या है, जिला, जिले को हम शहर बोल सकते हैं। तो शहर जो है नगरों से बड़े होते हैं और इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। और यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय और यातायात के केंद्र भी होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। थर्ड है यहाँ पर सन नगर। देखिए सन नगर शब्दावली का प्रयोग जो है 1915 में पैट्रिक गिडजी ने किया था।
सन्नगर जो है विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या फिर शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे दिल्ली और दिल्ली के आसपास गाजियाबाद भी मिल गया, इसमें नोएडा मिल गया, इधर गुड़गांव मिल गया, तो पूरा का पूरा सन्नगर विकसित हो गया है। जैसे ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो इसके अच्छे उदाहरण हैं। चौथा है मिलियन सिटी। जैसा कि मिलियन सिटी में बताया था, जब शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो जाती है, 10 लाख या से ऊपर हो जाती है, तो उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सन 1800 में लंदन जो है सबसे पहले श्रेणी में आया था। फिर उसके बाद 1850 में पेरिस, 1860 में न्यूयॉर्क और 1950 तक विश्व के 80 शहर जो है मिलियन सिटी थे। 1975 में इनकी संख्या जो थी 160 थी, जो बढ़कर 2005 में 438 हो गई। 2016 में दुनिया भर में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी निवास करते हैं। पांचवा है यहाँ पर विश्व नगरी, जिसको मेगापोलिस कहा जाता है। देखिए, यह यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, और इसका प्रयोग जो 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। यह जो है बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्नगरों का समूह होता है, यानी कई सारे सन्नगरों का समूह जब मिल जाता है तो उसे विश्व नगरी या मेगापोलिस कहा जाता है। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। यानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है, जहां पर उत्तर में बोस्टन से लेकर दक्षिण में वाशिंगटन तक एक विश्व नगरी के रूप में दिखाई देता है। छठवां है यहाँ पर मेगा सिटी। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेगा सिटी, और इससे प्रश्न भी आते हैं। देखिए, मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर और उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो जाए। सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था, जब उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 33 मेगा सिटी हैं। देखिए, यहाँ पर अंडेसा के 2018 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 33 मेगा सिटी हैं। यहाँ पर अब विकासशील देशों में जो मानव बस्तियां हैं उनकी समस्याएं बताई गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विकासशील देशों में योजनाबद्ध तरीके से नगरों का विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे वहाँ पर अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण हो जाता है, छोटे और तंग आवास और गलियाँ होती हैं, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी होती है। इसके अलावा इनमें जो आधारभूत ढांचा है, जैसे कि बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, इनकी भी इसमें कमी होती है। यहाँ पर अब नगरीय बस्तियों की समस्याएं जो हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो विकसित देश हैं वहाँ पर तो नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं, लेकिन नगरीय बस्तियों में सबसे ज़्यादा समस्याएं देखी जाती हैं वो विकासशील देशों में देखी जाती हैं। तो विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबत विस्तार और गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विकासशील देशों में जो गांव क्षेत्र है, गांव क्षेत्रों से लगातार प्रवास होता है और लोग नगरों की ओर रोजगार की तलाश में उन्मुख होते हैं। इसके चलते नगरों पर जनसंख्या का जो बर्डन है, दबाव है, वो बढ़ता जाता है। तो नगरों में जमीन की कमी हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं, और यहाँ पर स्लम वगैरह भी विकसित होते हैं। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी के 25% निवासी जो है अवैध बस्तियों में रहते हैं। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का लगभग 60% भाग जो है ये अनधिकृत बस्तियों में निवास करता है। तो यहाँ पर नगरीय बस्तियों की समस्याओं में सबसे पहले समस्या है आर्थिक समस्याएं। यहाँ पे बताया गया है कि विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों की वजह से जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, जनसंख्या का संकेंद्रण शहरों में बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। दूसरी समस्याएं हैं यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर एकदम से जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लोगों के रहने खाने और उनके पीने के लिए जल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर फंड वगैरह की कमी है। तो अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों की वजह से बहुसंख्यक निवासियों की जो आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं होती हैं ये पूरी नहीं हो पाती हैं। आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताओं में आ जाती हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि इन्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं मिल पाता है। उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगरवासियों के पहुंच से बाहर रहती हैं। बेरोजगारी और शिक्षा की कमी की वजह से अपराध अधिक होते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति गाँव से शहर में आता है और शहर में भी उसे रोजगार ना मिले, तो शहर तो महंगे होते हैं, शहर में खान पान महंगा होता है, वहाँ पे आवासन भी महंगा होता है, तो मजबूरी में लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। तो ऐसे करके वहाँ पे अपराध को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता की वजह से इन नगरों में जनसंख्या का जो लिंग अनुपात है असंतुलित हो जाता है।
जैसे भारत जैसे देशों की बात करें तो भारत में जो पलायन होता है ग्रामीण परिवेश से वो अधिकांश पुरुषों का होता है, जबकि महिलाएं जो है खेतीबाड़ी के कार्य संभालती हैं। तो जब अधिकांश संख्या में पुरुष जो है नगरों की ओर आ जाएंगे तो नगरों का जो लिंगानुपात है वो भी बिगड़ जाएगा, यानी पुरुषों की संख्या अधिक हो जाएगी और महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम रह जाएगी। तीसरा है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। जैसा कि आपको पता ही है कि जब एकदम से आबादी किसी नगर में बढ़ती है तो नगरों में जो आधारभूत समस्याएं होती हैं उनकी वजह से पर्यावरणीय संकट भी क्रिएट होते हैं। तो विकासशील देशों में अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की जो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति है और घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की जो उपलब्धता है ये सुनिश्चित करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग की वजह से वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो अनुपयुक्त मल निस्तारण है, तो अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था की वजह से अस्वास्थ्यकर दशाएं वहाँ पर उत्पन्न होती हैं, यानी वहाँ पर स्वास्थ्य का संकट भी क्रिएट होता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं शहरों में बड़ी बड़ी बस्तियां डेवलप की जाती हैं। जब वहाँ पे कंक्रीट के विशाल ढांचे बनाए जाते हैं तो नगर जो होते हैं वो ऊष्म द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि हीट आइलैंड के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखिए इसी वीडियो के साथ आपकी जो क्लास 12th की पहली किताब है ये समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो नोट्स के साथ साथ आपको नोट्स से संबंधित जो भी इनके अभ्यास प्रश्न हैं वो भी नोट्स में देखने को मिलेंगे। तो इससे आपका समय भी बचेगा और अभ्यास भी आसानी से हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।